Hello, hello, hello. Okay. All right. अभी तक कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन? अरे हाय, एनी डाउट, एनीथिंग? नहीं है? हाँ बोलो। हाँ बहुत एंटी हो गया, राइट? तो coagulant is basically useful for you. It is for clotting purposes, right? So which of the following vitamins is used as an antidote? Antidotes fight something, right? So which of the following vitamins is used as antidote? That means something which is fighting anticoagulant. So you need coagulation, which is basically समझना है clotting से. तो anticoagulant पहले समझ लेते हैं. तो coagulant means clotting basically. Function मैंने बताया था कि coagulation is basically collection of things. तो जब कुछ इकट्ठा होता है तो उसको कोआगुलेशन बोलते हैं, राइट? तो वेन एवर यू आर एंड ये कहाँ लिंक, नहीं नहीं प्लीज यू आर लेट. सो वेन एवर देर इज अ स्कार ऑन द बॉडी, राइट, छोटा सा हो चाहे एक पिन पॉइंट वाला हो या फिर लंबा स्कार हो या सर्जरी हो रही हो, यू नीड कोआगुलेशन, ताकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली ब्लड का जो पार्ट है वो कलेक्ट होके टिश्यू बनाना शुरू करे. अगर कोआगुलेट नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा आफ्टर एन इंजरी. गेटिंग द पॉइंट? कोआगुलेट समझ गया? कोआगुलेशन. एंटी कोआगुलेट मतलब आपको क्लॉटिंग होने नहीं देगा. लेकिन नाउ वी कम टू विटामिन के. विटामिन के डज द क्लॉटिंग, so it is an antidote to anti clotting. Anti anti काट दो. It is for clotting. Vitamin K leads to clotting, right? And anticoagulating is anti-clotting, right? तो K उसको रोकेगा. That's the point. अब समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? एनी डाउट? एंटी एंटी ज्यादा हो गया, सही बात है. एनी डाउट इन दिस? ठीक है, क्लियर है ना? पक्का, राइट? So we'll go to the next topic. Next, micronutrient, which is called minerals. Please make a large heading. Minerals. Right? अब minerals are micronutrients, but इसमें भी according to the quantity needed, you can differentiate between micro minerals and macro minerals. Right? इसमें भी आ जाता है. There are minerals जो बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए, and एक कुछ minerals हैं which are needed in larger quantity, but still they are less needed than macronutrients. Okay? ठीक है, very simple. Alright, इसमें we'll start directly by macronutrients. उससे पहले लिख लो थोड़ा सा with regards to minerals. These are inorganic. That means these are inorganic. That means they don't include COH, carbon, oxygen, hydrogen. They don't include COH, carbon, oxygen, hydrogen. Right? They are of two types: macro and minor minerals. They are of two types: macro and micro minerals.
अब ब्रैकेट में, मैक्रो के ब्रैकेट में लिख लेना मेजर, इनको मेजर मिनरल्स भी बोलते हैं। माइक्रो के बगल में ब्रैकेट बना के ट्रेस लिख लेना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस मिनरल्स। तो macro minerals are also called major minerals, micro minerals are also called trace ones, right? तो एग्जाम में अगर ऐसे पूछ रहे हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, समझ में आ रहा है? ओके, राइट। हाँ, ये कभी क्या है ना, दिस इज लॉट ऑफ फैक्चुअल स्टफ। विटामिन में फिर भी थोड़ा यू कुड अंडरस्टैंड थिंग्स, इसमें और फैक्चुअल हो जा रहा है, तो विल गो डायरेक्टली डिक्टेशन एंड एक्सप्लेनेशन साथ में। जहां पे भी थोड़ा सा आएगा, जैसे आयोडीन में आएगा, राइट, उसमें थोड़ा सा हमें समझना है कि क्यों एक पूरा इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट चलाया था फॉर आयोडीन फोर्टिफिकेशन इन सॉल्ट। वो क्यों था, क्या रिलेशन है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, वो सब देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन, राइट। बट टिल देन हमें जो टेबल बनानी थी ना, विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द टेबल इटसेल्फ, राइट। सो द फर्स्ट टेबल विल बी मैक्रो मिनरल्स। फर्स्ट टेबल जिसका बनाना है वो है मैक्रो मिनरल्स। एक हेडिंग बना लो नए पेज पे, मैक्रो मिनरल्स। उसमें 2 कॉलम बनाना, सोर्स एंड डेफिशिएंसी। मैक्रो मिनरल्स, सोर्स एंड डेफिशिएंसी, राइट। ऑफ कोर्स फर्स्ट कॉलम शुड बी द नेम, बाय द वे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं बनाया तो मैं बोल देता हूं, फर्स्ट शुड बी द नेम ऑब्वियसली, सोर्स एंड डेफिशिएंसी, नेम, सोर्स, डेफिशिएंसी, right? So the first one is calcium. I think this is very common, which we all know, right? क्यों जरूरी है? So the first thing is calcium. Sources are milk products and broccoli. Broccoli is important here because it's a vegetarian source. Milk is obviously from animal source, right? So its deficiency leads to weaker bones. Weaker bones, bad muscle movements, and one more, rickets. It also leads to rickets, इसकी deficiency. So basically मतलब क्या है, it helps in maintenance of bones. जो bones का health है उसको maintain करने के लिए, तो पता ही है सबको, right? Supplements भी लेते हैं, and milk का तो पता ही है that it's a good source of calcium. Broccoli is very important source, right? Because vegetarian source है. Usually vegetarian sources में आपको calcium नहीं मिलेगा, right? And rickets भी इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेटेड है, यहाँ पे rickets भी हो जाता है इससे, कैल्शियम की कमी से। फाइनली एक चीज है, जो मसल ऐसे मूवमेंट है ना, कुछ भी मूवमेंट है, राइट, ऐसे ऐसे में आई एम स्पीकिंग एनीथिंग, इसको करने के लिए फेशियल मसल्स होती हैं, यहाँ पे बाइसेप मसल्स है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रॉपरली नहीं कर रहा है, मतलब यू विल फील अ पेन, मतलब ऐसे, ठीक है, कुछ एक रेजिस्टेंस आएगी, मतलब टिश्यू में जैसे जो स्मूथनेस होती है ना, वो स्मूथनेस हट जाती है। तो कैल्शियम इसलिए भी जरूरी होता है कि हमें ऐसा लगता है सिर्फ बोन्स के लिए है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज फॉर मसल्स ऑल्सो, राइट? ओके, यूजुअली हम बोन्स के बारे में ही पढ़ते हैं, राइट, बट ये मसल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस पे ट्विस्ट करके आपको पूछ सकते हैं ये चीज, राइट? सो विल गो टू द नेक्स्ट वन, सोडियम। सोर्स कॉमन सॉल्ट, राइट, जो टेबल पे यूजुअली रहता है, किचन टेबल पे या किचन में, तो वही सेम थिंग, NaCl वो यूज होता है, राइट? Na इज द सोडियम पार्ट ऑफ कोर्स। सो इसमें डेफिशिएंसी में क्या होता है, फ्लूइड मींस लिक्विड, फ्लूइड इम्बैलेंस, आई विल एक्सप्लेन। फ्लूइड इम्बैलेंस लिख लो पहले, फ्लूइड इम्बैलेंस, ओके। अब देखो क्या होता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है डिहाइड्रेशन से। सोडियम क्या होता है कि सोडियम पानी पकड़ता है इन आयोनिक फॉर्म, वो पानी को पकड़ता है। आयोनिक मींस NaCl है तो Na प्लस हो जाएगा ना जब, तो वो आयोन बन जाता है। आयोन मींस इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होना, उसको आयोन बना देता है वो, ठीक है, ION, आयोन। तो जब सोडियम है ब्लड में रहता है, वो वाटर पकड़ता है, दैट मीन्स इट रिटेन्स वाटर, अपने पास रखता है, राइट? तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड में पानी भी कम रहेगा,
समझ में आ रहा है? नॉर्मली ब्लड का जो पूरा स्ट्रक्चर है या पूरा कलेक्शन है, नॉर्मली उसमें पानी रहेगा, लेकिन सोडियम हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन, ठीक है, पानी को पकड़ के रखने में हेल्प करता है। तो अगर सोडियम कम होगा तो क्या होगा, ब्लड में पानी कम होगा, एंड जब ये बहुत सिवियर हो जाता है ना तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन डेफिशिएंसी। एंड लिख लो इसको डिहाइड्रेशन वाला, फ्लूइड इंबैलेंस एंड डिहाइड्रेशन। सो कम होगा तो इट विल लीड टू डिहाइड्रेशन, ज्यादा होगा तो ज्यादा रिटेन करेगा, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। एक्सेस ज्यादा होना इज प्रॉब्लमैटिक, कम होना तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक है ही। विटामिन में भी ये होता है, हम डेफिशिएंसी तो देख लिए, लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज वी हैव सीन, बट उसके एक्सेस में भी प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ विटामिन का पॉइजनिंग भी हो जाता है। ओके, तो कुछ भी ज्यादा होगा दिक्कत होता है, कुछ भी कम होगा तो भी दिक्कत होता है यूजली, बट वी फोकस आवर अटेंशन ऑन, व्हेन यू आर स्टडीइंग यू विल फोकस मोर ऑन डेफिशिएंसी, बट विटामिन का एक्सेस भी पॉइजनस होता है। ओके, ऑलराइट, ओके। हाँ, एक और चीज है, जैसे इसमें एक्सेस की बात करते हैं, तो सोडियम में जब ब्लड में जब सोडियम एक्सेस हो जाएगा तो पानी ज्यादा रिटेन करेगा, पानी ज्यादा रिटेन करेगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उसका देखो फिजिकली तो केजी वगैरह में हो जाता है, राइट, मास, बट लिक्विड में वॉल्यूम होता है, 1 लीटर 2 लीटर मिलीलीटर डेकालीटर जो भी है। ओके, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम इज रिलेटेड मोर टू लिक्विड्स। तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा जब उसमें पानी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, कोई इसमें डाउट है? तो सोडियम ज्यादा तो पानी ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा ब्लड का। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो अब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, क्योंकि उसको ज्यादा पंप करना पड़ रहा है। ब्लड इज यूज टू लेट्स से 1 लीटर कुछ एक टाइम में पंप करना है उसको, बट वॉल्यूम ज्यादा हो गया, 1 लीटर प्लस 200 मिलीलीटर और आ गया। अब हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो 1.2 लीटर उसको पंप करना है, राइट, एंड ये थोड़े टाइम के लिए इट्स ओके, लाइक यूर एक्सरसाइजिंग, तब भी तो हार्ट बीट ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बट जब ये सालों तक होता है देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि नॉर्मली जब आप दौड़ रहे हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब कितनी देर कर लोगे, हाफ एन आवर, मुश्किल से 1 आवर, उसके बाद तो यू आर रेस्टिंग। बट इसमें क्या होता है, जब ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और वो सारा टाइम हाई रहता है, जब आप सो रहे हो तो भी, रिमेंबर दैट। तो उससे क्या हो गया कि हार्ट पे कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट उस पे प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे के लिए उसको रिलीफ मिल गया है, नहीं। सो व्हेनेवर योर बीपी राइजेस, ब्लड प्रेशर राइजेस, वो कांस्टेंट रहता है, एंड इसीलिए स्ट्रेस बहुत डेंजरस है, क्योंकि स्ट्रेस भी आपका जो बीपी है वो हाई रखता है, बट यू डोंट फील इट। हार्ट बीट आप ऐसे चेक कर लोगे ऐसे पकड़ के, या फिर एकदम फील होता है भन्न भन्न करके, राइट, बट व्हेन बीपी राइजेस, और जब थोड़ा राइज कर गया तो वो एकदम से फील नहीं होता है आपको, एंड इसीलिए हाइपरटेंशन, हाइपर मीन्स मोर, तो ब्लड में जब इन द सेंस वॉल्यूम ज्यादा है तो जो हार्ट का जो पंपिंग प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, तो हार्ट को एक तरीके से टेंशन हो जाती है। टेंशन मतलब वो वाला टेंशन नहीं, माइंड वाला टेंशन, मतलब जैसे इफ आई एम ट्राइंग टू पुल समथिंग, तो रस्सी में टेंशन आता है, मतलब वो रस्सी एक साथ रहना चाहती है बट मैं उसको तोड़ना चाहता हूं, ऐसे ही हार्ट मसल्स पंप कर रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, सो दैट फिजिकल टेंशन इज प्रेशर, राइट। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल एकदम वर्ड्स सिंपल में। तो द पॉइंट इज हाई सॉल्ट, so if salt is high, okay, it leads to high bp, so मतलब bp इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट को ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, राइट, एंड ये रेस्ट में भी होता है, व्हेन यू आर रेस्टिंग, अभी आप बैठे हुए हो तब भी होगा वो, दैट इज द डेंजरस थिंग। और जब ये सालों तक हो जाता है, लाइक 1-2 साल 2-3 साल, तो इट लीड्स टू अ कंडीशन, hyper means more, getting the point, hypo means less, hypo is less, नॉर्मल एक लेवल है, उससे ऊपर गए तो हाइपर, नीचे गए तो हाइपो, पो, राइट, कुंग फू पांडा देखा है,
कुंग फू पैंडा, पैंडा का नाम क्या है? पो, राइट। तो नीचे आ गए तो पो, ऊपर गए तो हाइपर। तो ये एक प्रॉब्लम है जो होती है, एंड ये सिर्फ सॉल्ट से नहीं है, ये एक और इसका एक रीजन हो जाता है विच इज स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस में क्या ना, आपकी हार्ट बीट और बीपी दोनों बढ़ जाता है, और उससे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। यू विल फील स्ट्रेस इन योर फेस। जब नर्वस होते हो तो चेहरा गर्म लगा है कभी किसी को? कान एकदम लाल हो जाते हैं यूजुअली, कई लोग के नॉर्मली भी हो जाते हैं कान, बट फेस में आपको एकदम गर्म सा लगेगा। और व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी तो भी आपका हाल क्या होता है? हल्के हल्के पसीने आते है कि नहीं? सब हंस रहे हैं तो मतलब एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंस दिस समहाउ, ठीक है। तो यही है, वो स्ट्रेस आ रहा है बॉडी में, दैट यू लाइक समवन, और नर्वसनेस हो रही है कि बात करना है नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। बॉयज विल अंडरस्टैंड इट मोर। हम लोग को ज्यादा तकलीफ होती है। एनीवेज, तो ये लिंक समझ में आया, ये यहां पे पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन फॉर दिस। तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं, अगर आपके सॉल्ट की वजह से इशू है तो ऑब्वियसली क्या करोगे, सॉल्ट कम करोगे। तो इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अपने खाने में नमक डालना बंद कीजिए, राइट। लेकिन इसका भी नेगेटिव है, वो नेगेटिव हम आयोडीन में डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? ये फ्लो में हाइपरटेंशन समझ में आया, ये फ्लो समझ में आया, वॉल्यूम बढ़ता है समझ में आया, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग लिख लो कि, या एक लाइन लिख लो, टू मच सोडियम लीड्स टू, too much sodium in the blood, too much sodium in the blood leads to high blood volume, high blood volume, too much sodium in the blood leads to high blood volume। अब एक चीज सुन लो, अभी हमने ऊपर लिखा है, देखो नोटबुक में देखो, फ्लूइड इम्बैलेंस लिखा है। इम्बैलेंस मींस बैलेंस नहीं है, बैलेंस ना होना मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। हमने डिहाइड्रेशन तो देख लिया, अब उसका ऑपोजिट क्या है, एक्सेस ऑफ सोडियम। एक्सेस ऑफ सोडियम लीड्स टू हाइपरटेंशन, वेरी गुड, हाई बीपी, है ना। तो वो भी लिखना था, वो लिख लिया, ठीक है। तो हाई ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू हाइपरटेंशन, एक लाइन लिख लो बस। या फिर ऐसे, हाँ ये लिखना, प्रोलॉन्ग्ड लिख देना, PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड हाई वॉल्यूम इन ब्लड लीड्स टू हाइपरटेंशन। और ये प्रोलॉन्ग्ड होता है 3-4 साल ऐसे टाइप्स वाला, ठीक है। सो प्रोलॉन्ग्ड हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड लीड्स टू हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड को वही काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना है, तो इट विल लीड टू स्ट्रेस, सिंपल। और ये एक्सरसाइज वाला स्ट्रेस नहीं है। एक्सरसाइज वाले स्ट्रेस में पता क्या होता है, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमने जैसे डिस्कस भी किया था शायद कल, है ना, हार्ट अटैक्स वाला डिस्कस किया था मैंने। तो उसमें क्या था कि पीपल आर एक्सरसाइजिंग, दैट्स वेरी गुड, बट दे आर नॉट रेस्टिंग। रेस्ट में मसल रिपेयर होती है, और मैंने इसमें क्या बताया, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है, इट्स नॉट रेस्टिंग। जब आप रेस्ट कर रहे हो ऑल्सो उसको तब भी हाई बीपी है, तो मसल जो है हार्ट की उसको आराम मिल ही नहीं रहा है, तो वो रिपेयर कैसे होगा? गेटिंग द पॉइंट? सो व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ इन एनीथिंग, फर्स्ट यू प्रैक्टिस समथिंग, जैसे एक्सरसाइज किया या दौड़े, मसल फाइबर जो होंगे फटेंगे, एंड देन यू टेक रेस्ट, और वहां पे रिपेयर होगा। समझ में आया? स्टडीज में भी दिस इज एप्लीकेबल। यू स्टडी फॉर अ व्हाइल, क्या हुआ, सॉरी, हाँ, यू कैन टेक ब्रेक्स, राइट, यू कैन टेक अ स्मॉल नैप, जैसे 3-4 घंटा पढ़े तो यू कैन टेक नैप्स, और यू कैन, जैसे पोमोडोरो कल मैंने बोला था वर्ड एक, उसको सर्च करना जिसको नहीं पता है। यू टेक 30 मिनट सेशन या 25 मिनट सेशन, 5 मिनट ब्रेक या 10 मिनट ब्रेक अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, कम बैक एंड देन स्टडी अगेन, फिर कम बैक, 3-4 सेशन करके यू टेक अ लॉन्गर ब्रेक, एंड दैट इज योर रेस्ट पीरियड। उसमें जाके पेरेंट्स से बात करो या सिबलिंग से बात करो या रील चलाओ, बट बीच में छोटे ब्रेक्स में मत चलाओ, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हेन यू एक्सरसाइज दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रेस, उस टाइम भी स्ट्रेस है, उस टाइम भी हाइपरटेंशन है, बट पहली बात तो ये कि छोटे टाइम के लिए होता है, सेकेंडली आप रेस्ट देते हो, इसमें रेस्ट नहीं है, और ये बहुत लंबे टाइम के लिए। गॉट इट? एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट विल कम टू पोटेशियम। बाकी 4 में इतना कुछ है नहीं, मेनली इसमें ही था। पोटेशियम,
Sources: almost all fruits, almost all fruits and vegetables, almost all fruits and vegetables, and milk. पोटेशियम एक तरीके से हाई बीपी में भी हेल्प करता है, मतलब उसको रिड्यूस करने में, इसलिए बनाना जो है वो एडवाइस करते हैं, बनाना में हाई पोटेशियम होता है कंटेंट नॉर्मल फ्रूट से, सो इट हेल्प्स इन बनाना, मतलब बनाना हेल्प्स इन ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. इसमें थोड़े से आपको सोर्सेज अच्छे मिलेंगे अलग से. डेट्स, खजूर, डेट्स, नॉट द रोमांटिक डेट, नॉर्मल खाने वाला डेट, ड्राइड. हाँ हाँ बताऊंगा, सोर्सेज बता रहा हूँ ना अभी. अच्छा पोटेशियम का, अच्छा डेफिशिएंसी, हो सॉरी सॉरी, मसल वीकनेस. थैंक्स. मसल वीकनेस, फॉस्फोरस, डेट्स, कॉमा पैशन फ्रूट, देन पोमीग्रेनेट, अनार, पोमीग्रेनेट, पैशन फ्रूट, डेट्स, ट्यूना, TUNA, oats and beef. Lot of sources. Oats and beef. Oats, comma beef. Dates, passion fruit, pomegranate, tuna, oats and beef. All right. Deficiency is rickets in kids, rickets in kids, and weak bones and teeth. Weak bones and teeth. बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, एडल्ट्स में जनरली दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. सोर्सेज आर नट्स, सीड्स, nuts comma seeds, nuts comma seeds, and chocolate. Chlorine, next is chlorine. अरे यार क्या हो रहा है मेरे को. पुअर मसल कोऑर्डिनेशन, chlorine, next is chlorine. Sources: common table salt, NaCl में Cl, common table salt, chlorine. Sources: common table salt. Deficiency: same as sodium, that means fluid imbalance and dehydration. Next is sulfur. Sources: जहां से भी प्रोटीन मिलेगा वहां से आपको ये मिल जाएगा. क्यों? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोटीन, किसी प्रोटीन में सल्फर होता है, राइट? और वो मैंने ऐसे बताया भी था कि ऑल में नहीं होगा, सम प्रोटीन्स हैव सल्फर, सो दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन प्रोटीन सोर्सेस, राइट? लाइक मिल्क, एग्स, फिश. एंड डेफिशिएंसी लीड्स टू, मतलब डेफिशिएंसी इसका है प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन नहीं बनेगा ढंग से, राइट? सो macro minerals are done. Now similarly we'll go to micro minerals. Please make a heading. And इसमें भी नेक्स्ट पेज से बनाना सोर्सेज और डेफिशिएंसी. नेम सोर्स एंड डेफिशिएंसी, नेम सोर्स डेफिशिएंसी, माइक्रो मिनरल्स. Micro minerals, name source deficiency. Done.
The first one is iron, right? The first one is iron. तो इसमें आयरन में डायरेक्ट रिलेशन एक चीज से है विच वी नो इज अनीमिया. ठीक है. एनीवेज विल राइट सोर्सेस. मीट, pumpkins, spinach. Deficiency is obviously anemia. We have studied about this. हेमोग्लोबिन का पार्ट है, हेमोग्लोबिन नहीं आता है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है, उससे आपको अनीमिया होता है, वीकनेस होती है, राइट. अब इसमें एक चीज है कि पॉपाई, पता है आपको, एक कार्टून था पॉपाई. आई थिंक उसका इमेज भी लाना चाहिए था मेरे को, कुछ लोगों को पता रहेगा, राइट. इट्स अ कार्टून 1940s का है जिसमें वो स्पिनच खाता है एंड उसका मसल्स बहुत बन जाता है तुरंत. इट्स अ स्टेरॉइड फॉर हिम. स्टेरॉइड मतलब एकदम से उसको बूस्ट मिलता है. ठीक है. तो उसमें जिस साइंटिस्ट ने वो बनाया था उससे गलती हो गई थी. ये बाद में पता चला कि उससे गलती ये हो गई कि दे मिस आइडेंटिफाइड और ही मिस आइडेंटिफाइड दिस के स्पिनच से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उतना नहीं होता है इसमें आयरन होता है, लेकिन स्पिनच से ज्यादा रेड मीट में आयरन होता है, राइट. तो वो उसको रेड मीट बनाना चाहिए था, उसने बना दिया स्पिनच. अब ये क्या हो रहा था कि वहां पे वॉर टाइम था जब ये पॉपाई जब क्रिएट किया गया, तो इशू क्या हो रहा था कि जब वॉर होता है तो आपका जो फूड का जो एरिया है, जैसे एग्रीकल्चर एरिया, वो कहीं बार डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, राइट. तो ऐसे एक फैलाने के लिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ, दे स्टार्टेड मेकिंग दिस कि आप स्पिनच खाओ जितना हो सके, ताकि आपको डेफिशिएंसी वगैरह ना हो, वीकनेस ना हो, क्योंकि फूड वॉज लेस. तो इट वॉज बेसिकली फॉर दैट. लेकिन गलती हो गई कि वो मिस आइडेंटिफाई कर दिया. उसके टाइम से उसने सही किया था, राइट. बट लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. रेड मीट इज मोर एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग आयरन बिकॉज इट हैज मोर आयरन कंटेंट, राइट. जस्ट अ स्टोरी फॉर दिस. ठीक है. तो एक ये चीज है, इसको ध्यान रखना कि रेड मीट में ज्यादा है, स्पिनच में थोड़ा कम आता है. बट वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए स्पिनच इज वेरी गुड. इसमें एक गड़बड़ होता है दैट इफ यू कुक इट अलॉट, जैसे पालक पनीर हो गया, ठीक है, तो इफ यू कुक इट एट दैट लेवल, तो वहां पे उसके जो आयरन कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट्स नॉट गुड. तो इसलिए आई स्टार्टेड, जब मुझे पता चला तो आई स्टार्टेड ईटिंग इट एज अ बॉइल्ड थिंग ऑल्सो, राइट. सो स्टीम्ड लेट्स से सैलड्स जो होते हैं ना, सैलड्स यूजली क्रंची होते हैं, हल्का सा बॉइल्ड या स्टीम्ड होते हैं, या फिर बहुत माइनर लेवल पे दे आर बॉइल्ड. अदरवाइज जस्ट क्लीन करके पीपल ईट. तो वही मेडिटेरेनियन जो डाइट है उसमें सैलेड ज्यादा होते हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट जल्दी मिलता है बिकॉज हीट की वजह से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड यही मैंने ऑलिव ऑयल के बारे में बताया था, राइट. तो ऑलिव ऑयल इज नॉट गुड फॉर इंडियन कुकिंग, राइट. दैट्स व्हाई मस्टर्ड ऑयल इज मच प्रेफर्ड. ये लिंक समझ में आ रहा है. तो स्पिनच का ये नोट डाउन जरूर करो दैट द आयरन कंटेंट इन स्पिनच reduces iron content in spinach reduces because of cooking. Iron content in spinach reduces because of cooking. तो इसको अगर आप रॉ फॉर्म में खाओगे, कच्चा खाओगे, आपको ज्यादा मिलेगा, राइट. रॉ फॉर्म इज प्रेफर्ड, इसीलिए इसका रॉ फॉर्म इज प्रेफर्ड. अब एक चीज और हो जाती है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो यू विल टेक सप्लीमेंट्स या फिर आप पालक खाओगे डेफिशिएंसी में. हाँ, क्यों? क्योंकि जल्दी लेके आना ऊपर. जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी मेरे को भी हुआ था, तो उसमें ये नहीं है कि वो बोलेगा हर 15 मिनट में जाओ बाहर बैठो डेली. वो तो करना ही है, बाय द वे, वो करना ही है. बट सप्लीमेंट भी लेना है, ठीक है. एंड उसका वीकली साइकिल रहता है, कुछ 4 हफ्ते तक आपको लगातार लेना है, राइट. उसके बाद ब्रेक लेना है एंड देन यू हैव टू अगेन टेक इट. फिर टेस्ट होता है 3 से 6 महीने में, राइट. तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती भी है बॉडी में. सो दिस इज द थिंग अबाउट दिस, मतलब स्पिनच का ध्यान रखना. ऑलराइट, फ्लोरीन पे आते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन. सोर्स इज ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर. इसका डेफिशिएंसी है टूथ डिके. टूथ
डिके, दांत खराब हो जाते हैं इससे अगर ये नहीं होता है तो, और इवन कैविटीज भी हो जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दांत अगर वीक हो रहा है तो बैक्टीरिया कैन अटैक इट, और बैक्टीरिया जब अटैक करने लग जाएगा तो कैविटी होता है। कैविटी होने से अगर वो ज़्यादा लेट पता चले तो आपको निकालना भी पड़ता है। हुआ है रूट कनाल किसी का, हुआ है, सुना है किसी ने रूट कनाल? तो वो तभी होता है जब बहुत ज़्यादा लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाता है दांत। यूजुअली नहीं तो फर्स्ट थिंग दे ट्राई इज कैविटी फिलिंग, फिलिंग बोलते हैं उसको, बस फिल कर देते हैं उसको एंड देन इट हैपन्स। लाइक मेरे को भी एक डॉक्टर बोला एक कैविटी है, ठीक है अब ठीक है देखेंगे जब होगा ज़्यादा। एनीवेज तो पॉइंट क्या है, वो हो जाता है नॉर्मली, उसमें भी हो जाता है नॉर्मल लाइफ में भी। ऑलराइट, अब एक चीज़ है हाँ कि सिंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीथ, तो आप ब्रश करते हुए टूथपेस्ट यूज करते हो, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अगर आप लिक्विड यूज करते हो, लिस्टरीन सुना है किसी ने, लिस्टरीन, अगर आप वो रेगुलरली यूज करते हो तो थोड़ा मत करो, यू शुड हैव सम टूथपेस्ट, मतलब एक बार दिन में टूथपेस्ट होना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोरीन डाल के दिया जाता है सो दैट योर टीथ स्टे हेल्दी। अब एक चीज है इसमें इंटरेस्टिंग के, इफ यू रीड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सो कॉल्ड नेचुरल टूथपेस्ट, ठीक है, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, उसमें भी आपको फ्लोरीन मिलेगा, राइट, बट फ्लोरीन इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल। अब वो सेल कर रहे हैं कह के कि इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, सो बेसिकली एवरी टूथपेस्ट हैज फ्लोरीन एंड स्टिल दे मार्केट इट एज अ नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमें मामू बनाया जा रहा है। ओके, सो दिस इज अ फैक्ट बाय द वे, दिस इज नॉट सम स्टोरी दैट आई एम मेकिंग अप, तो ये होता है, राइट। आई ब्रांड का नाम क्या ही लेना, बट द पॉइंट इज एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू दिस बिकॉज करना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स गुड फॉर आवर टीथ, ऐसा नहीं है, लेकिन दे शुड नॉट मार्केट इट दिस वे, ये गलत बात है, कस्टमर को इतना उल्लू मत बनाओ, ठीक है। एनीवेज, तो एक तो हो गया कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, अब इसके एक्सेस से भी एक चीज होती है, प्लीज राइट दैट, excess of fluorine causes a disease, excess of fluorine causes a disease called fluorisis, Fluorosis, fluorisis. In this, the color of teeth changes, and yellow layer builds on teeth, yellow colored layer builds on teeth, पीले पीले ही हो जाते हैं दांत, येलो लेयर एक बन जाती है टीथ पे, राइट। तो जब क्योंकि एक्सेस है तो कहीं तो जाएगा ना, या तो निकलेगा एक्सक्रीट होके, नहीं तो वो कहीं कलेक्ट होगा बॉडी में, और कहाँ आके कलेक्ट होता है वो टीथ पे, करेक्ट। ऑल राइट, एंड इसमें सिवियर केसेस में हड्डियां भी खराब हो जाती हैं एंड टीथ तो बहुत खराब हो जाता है, ठीक है, एक्सेस बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है ना, तो इवन इट गोज टू बोन्स। ओके, नेक्स्ट विल कम टू कॉपर। सोर्सेज आर पल्सेस, nuts and seeds, pulses, nuts and seeds. Deficiency is low WBC, low white blood count, white blood cell count, मतलब WBC count कम हो जाता है, low white blood cell count, right? अब घर में do you guys have copper का jugs और bottles? Anybody? कोई है ना? सुबह पीते हैं, एडवाइस है कि सुबह पीना चाहिए और रात में थोड़ा उसको रखना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट करना कि जिसके भी घर पे है, नहीं है तो खरीद लो, ओके। एक्सपेरिमेंट ये करना, और एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, मतलब हेल्थ के लिए खरीद लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये करना कि उसमें 1 घंटा या 2 घंटे के लिए पानी रखना एंड फिर उसको पीना, और एक बार रखना उसको ऑल नाइट 6 to 7 hours एंड देन सुबह पीना। फर्स्ट थिंग इज यू विल फील अ डिफरेंस इन टेस्ट, ऑलराइट। सेकेंड थिंग, इट बिकम्स हैवी, मतलब पानी नॉर्मल जो मिनरल निकाल के जो पानी है वो हल्का होता है, बिकॉज देयर आर लेस मिनरल्स इन इट। बट इफ यू पुट इट इन कॉपर जग, तो उसमें से जो मिनरल है कॉपर ऑब्वियसली, वो जब आता है पानी में इट बिकम्स हैवियर, मतलब आप डाइजेस्ट उसको धीरे करोगे, व्हाट आई मीन टू से, एंड यू विल फील दैट। आप मतलब ये रेगुलरली अगर आप पियोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके 1 लीटर में, मतलब मान लो अगर आप, ज़्यादा हो गया 1 लीटर तो, बट अगर आप सुबह 2 ग्लास पीते हैं नॉर्मली, लेट्स से नॉर्मल अगर एक्सपेरिमेंट के लिए,
एंड इफ यू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ कॉपर वाटर, 1-2 दिन बाद आप ट्राई करना, जो रात को रखा है, दूसरे ग्लास तक आते आते आपका पेट भर जाएगा, सीरियसली पेट भरने का फीलिंग आएगा, राइट, बिकॉज उसमें अब मिनरल्स आ गए हैं। ऐसा ही होता है व्हेन यू गो नियर माउंटेन्स, वहां के वाटर में ज्यादा मिनरल्स होते हैं। आरओ वाटर पता है ना, आरओ, राइट, वो मशीन रिवर्स ऑस्मोसिस करती है, तो उसके अंदर मिनरल्स निकल जाते हैं, राइट। तो उसका एक नाम है, मतलब सॉल्ट का, हाँ, डू यू नो द फुल फॉर्म, एनीबडी? वेरी गुड। सो उसमें कितने सॉल्ट्स हैं उसका क्वांटिटी देखा जाता है, इट्स अ नंबर, लाइक 50, 30, 75, 105, 150, 300 तक भी होता है कहीं कहीं पे। बट उसमें सॉल्ट जो है ना, वो अच्छे भी जो होते हैं वो भी हैं, गंदे हैं वो भी हैं, तो फिल्टर तो चाहिए। बट टीडीएस इतना कम मत कर दो कि इट गोज अप टू 30, 20, दैट इज बैड फॉर यू बिकॉज योर बॉडी नीड्स मिनरल्स। तो 50 या 75, इवन 90 तक रख सकते हो, बट डिपेंड्स कि आपके म्युनिसिपैलिटी में जो वाटर है वो कितना प्यूरिफाई होके पहले से आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर पीछे से ही गंदा पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको जितना साफ कर सकते हो उतना करोगे। अगर पीछे से आ रहा है साफ, मान लो यू आर लिविंग नियर अ माउंटेन जहां पे ग्लेशियर है, वहीं से पानी फिल्टर होकर आ रहा है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं है आसपास, तो आप उसको कम टीडीएस वाला, सॉरी ज्यादा टीडीएस वाला भी पी सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्ट्स जो हैं, टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, वो सॉल्ट्स अच्छे भी होते हैं विच एक्चुअली हेल्प यू, राइट, उसमें मिनरल्स होते हैं विच एक्चुअली हेल्प यू, बट देयर आर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो, गंदे सॉल्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आरओ वाला यूज करना कंपलसरी टाइप हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज आयोडीन। सोर्सेज आर iodized table salt, iodized table salt and seafood diet, seafood diet. Deficiency leads to goiter, GOITRE. goiter, किसी किसी जगह you will find it spelling as GOITER, किसी को पता है क्यों? एनी इंग्लिश ग्रेजुएट यहाँ पे? देखो, यूएस इंग्लिश अलग है एंड यूके इंग्लिश अलग है एंड वी फॉलो यूके इंग्लिश, तो हमारे लिए स्पेलिंग ये है यूके इंग्लिश, ओके। यूएस इंग्लिश में इट्स अ डिफरेंट थिंग, जैसे स्पेशलाइजेशन होता है, यूएस इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन वाला जो एस है ना आगे वाला, वो एस रहेगा, अमेरिकन में जेड हो जाएगा, बस। ठीक है, तो ऐसी चीजें रहती हैं, तो इसका स्पेलिंग इसलिए यू विल फाइंड समवेयर डिफरेंट ऑल्सो, राइट। सो इट्स गॉइटर। अब देखो, इसके लिए सिंस अभी हमने जो सोर्सेज लिखे हैं उसमें लिखा है, ये बहुत यूनिक सोर्स है ना, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, इट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स। व्हाई? बिकॉज नेचुरल सोर्स जो सॉल्ट है, नेचुरल सॉल्ट है, उसमें आयोडीन होता ही नहीं, ओके, उसमें आयोडीन होता ही नहीं। तो व्हाई डिड गवर्नमेंट और व्हाई डिड कंपनी स्टार्ट पुटिंग आयोडीन इन सॉल्ट? हिस्ट्री पढ़ा है ना? उसमें एक मार्च हुई थी, दांडी मार्च, वो किसके लिए हुई थी? सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ क्यों चूज किया था? यस, बेसिक चीज है, एवरीबडी यूजेस इट, राइट। तो ये इशू इंडिया में आ रहा था क्योंकि सी फूड हर जगह देखो तो अवेलेबल भी नहीं है। दूसरी बात, वेजिटेरियंस भी इंडिया में बहुत हैं, ठीक है, कुछ लोग एगिटेरियंस हैं लाइक मी, तो एग्स तो हम खा लेते हैं, लेकिन वो भी फिर भी उसमें क्वांटिटी थोड़ा सा कम रहता ही है, सी फूड में ज्यादा रहता है। तो सी फूड जो खा रहे हैं, दे नीड नॉट टेक द आयोडाइज्ड सॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड दिस बिकॉज सॉल्ट इज गोइंग टू एवरी होम, चाहे गरीब से गरीब इंसान है वो बेचारा सॉल्ट तो लेगा ही, राइट। सो आयोडाइज इसलिए किया बिकॉज इट अफेक्ट्स दी थायराइड, और यहाँ पे कैसे खेंगा बोलते हैं इसको हिंदी में, वो ऐसे बन जाता है यहाँ पे इतना बड़ा थायराइड ग्लैंड में, राइट। एंड आयोडीन इज क्रूशियल फॉर थायराइड, जो प्रोटीन है, हार्मोन है, ये हमने डिस्कस किया, राइट। तो ये लिंक समझ में आ रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर, और उसको हटाने के लिए सॉल्ट को आयोडाइज किया गया। नेचुरली नहीं होता है, आर्टिफिशियली एक चीज की जाती है, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? मान लो जैसे पुराने टाइम में राजा वगैरह होते थे, राइट, उनको अपना किला प्रोटेक्ट करना होता था, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर कासल, राइट। सो दे यूज्ड टू डग वाटर आसपास, ताकि, और बहुत बड़ा, मतलब इसके डबल,
और ताकि और गहरा रहता था ताकि कोई सोल्जर तैर के भी आ रहा हो तो दिख जाए, अटैक ना हो जल्दी। तो ब्रिज रहते थे उनके इस चीज के लिए। तो व्हाट दे डिड वाज फोर्टिफाइड इट, और फिर अपने जो सेंट्री होते हैं मतलब गार्ड्स लगा दिए चारों तरफ, राइट। सो फोर्टिफिकेशन इज दिस ओनली, मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर। फोर्टिफिकेशन इज मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, सो यू आर फोर्टिफाइंग योर मसल्स। समझ में आ रहा है? तो टेबल सॉल्ट को फोर्टिफाई करके आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट बना दिया, एंड देन वो सबकी डाइट में चला गया, और बस सबको गोइटर की इशू हुई नहीं। एंड दिस वाज एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छा आइडिया था और बहुत सक्सेसफुल रहा, राइट। सबके घर तक पहुंचा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया इसको, और कंपनीज ने भी किया, प्राइवेट। क्योंकि जब लोगों को पता चल गया तो ऑब्वियसली पीपल वर लाइक क्यों सादा नमक खाएं, आयोडाइज नमक दो भाई, ठीक है। वो टूथपेस्ट में भी डालने लग गए काफी टाइम से। अब तो आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है? सर फ्लोरीन होना चाहिए, नमक तो छोड़ो आप फ्लोरीन डालो, ठीक है। तो फ्लोरीन इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट वे, राइट। सो ये समझ में आया लिंक, आयोडाइज्ड क्यों है? ठीक है, ऑलराइट। हाँ, एक चीज और हो जाती है, हिमालयन सॉल्ट जो है, राइट, काला नमक, उसमें आयोडीन नहीं होता है, ऑलराइट। तो अब हमने पीछे एक रिलेट किया था, सोडियम लीड्स टू मोर वाटर रिटेंशन, हाइपरटेंशन। डॉक्टर बोलेगा नमक कम खा, लेकिन नमक कम खाया तो आयोडीन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको बैलेंस बनाने के लिए एक बार खाने में, यूजुअली डॉक्टर यही बोलते हैं कि एक मील में, दिन में 3 मील तो खाते ही हो, एक मील में आप आयोडाइज्ड सॉल्ट वाला खाना खाओ, सो दैट आपके बॉडी में आयोडीन रहे। अब ये चीज उससे लिंक्ड है, मैंने बताया था ना कि अगर आप कम नमक खाओगे उसका भी नुकसान है। नुकसान यही है कि आयोडीन नहीं मिलेगा प्रॉपर, फिर आप आयोडीन सप्लीमेंट्स लो बैठ के, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? सो इवन सोल्यूशंस के भी प्रॉब्लम होते हैं, साइड इफेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट था जो होता है अगर आप सॉल्ट कम करोगे, आयोडीन कम होगा। सो प्लीज टेक सम सॉल्ट इन द होल डे, एक डाइट मतलब फूड जो भी आपका रहता है। समझ में आया? लिंक समझ में आ रहा है? रॉक सॉल्ट, वो तो हिमालयन वाला ही ना। हाँ, तो उसमें नहीं होता है, नेचुरली सॉल्ट में देखो होता ही नहीं है। और व्हाइट सॉल्ट ही जो होता है फोर्टिफाइड बिकता है। पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट या काला नमक या सेंधा नमक, इसको फोर्टिफाई करके नहीं बेचा जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसको लिख लो, आयोडीन एंड फोर्टिफिकेशन। इसको सिर्फ हेडिंग लिखना, नीचे वाला मत लिखना, कुछ लिखा हुआ नहीं है उसमें ढंग से, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। आयोडीन इन फोर्टिफिकेशन लिखो, ठीक है। देन आई डिक्टेट इसमें आयोडीन इज पार्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। Iodine is part of thyroid hormone, full stop. Hence, other than fortified table salt, other than fortified table salt, there are no good sources. There are no good sources of iodine. There are no good sources of iodine. ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट सी फूड, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट सी फूड। सो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट के अलावा अच्छा सोर्स नहीं है आयोडीन का एक्सेप्ट सी फूड। गॉट इट? उसके बाद फोर्टिफिकेशन लिख लो, फोर्टिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली एडिशन ऑफ एनी एलिमेंट, इसका डेफिनेशन बता रहा हूं, एडिशन ऑफ एनी एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, addition of any element to another element to make it more useful, to make it more useful, full stop. This is done chemically, this is done chemically. Example, iodine in table salt, obviously.
देन जो सीरियल्स होते हैं ना सुबह जो खा लेते कई बार हम, चोको, राइट, केलॉग्स है ना, चोको चिप्स या फिर कॉर्न चिप्स, उसके अंदर भी फोर्टिफिकेशन इज डन, विटामिन ऐड किए जाते हैं। तो ये भी लिख सकते हो फोर्टिफाइड सीरियल्स या फोर्टिफाइड, क्या बोलोगे इसको, सीरियल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे, क्या होता है केलॉग्स वगैरह। सीरियल एक्चुअली अगर टेक्निकली हम देखें साइंस की तरफ से तो दोज आर लाइक वीट एंड वो, ठीक है सीरियल्स ही लिख लो फिलहाल क्या करें, फोर्टिफाइड सीरियल्स। नहीं मैं चाहता थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मतलब वो एक्चुअली ये क्या होता है ना, कई चीज़ें हम एक्चुअली साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं चाहता था, नहीं तो जनरल लैंग्वेज में आप गलत नहीं हो, वो जनरली सही चीज़ है कि ग्रेन होता है उससे सीरियल बनता है, बट वो सीरियल ग्रेन ही है वो ग्रेन सीरियल का है। तो आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग स्पेसिफिक, बट कोई बात नहीं, नेचुरली हम इसको यही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, वो इतना ट्विस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन को। हाँ ये बोल सकते हो, गुड। तो ये बोल सकते हो कि फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड सीरियल, ऐसा। एक्चुअली एक और चीज़ होती है फोर्टिफिकेशन में, आई जस्ट टेल यू। ये हो गया कि जब सीरियल बन गया, उसको हम फैक्ट्री में लेके आए, हमने उसको फ्लैट किया, हमने उसके वो चिप्स टाइप बनाए, एंड देन हम खा रहे हैं उसको, राइट। लेकिन अब जो ग्रेन है उसको ही हम बनने से पहले फोर्टिफाई कर दें, वो भी एक प्रोसेस होता है। मतलब इसमें क्या होता है, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, बट यहां पे सिर्फ एक चीज लिख लो, बायो फोर्टिफिकेशन। Another type of fortification is biofortification. Another type of fortification is biofortification. इसको समझा देता हूं बस। हम जब भी कुछ पैदा करते हैं, राइस, व्हीट, कॉर्न, भुट्टा, कुछ भी, तो उसका सीड लगता है। अब सीड का जो डीएनए है उसको चेंज कर देते हैं और उसमें कुछ एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं ताकि वो ऐसा कुछ सीड बनाए जिसमें ऑलरेडी वो विटामिन हो, समझ रहे हो। तो विटामिन प्रोडक्शन जो डीएनए है वो ऑलरेडी घुसा देते हैं, मतलब बहुत सिंपल बता रहा हूं, सिंपली विल डिस्कस दैट लेटर बायोटेक में, ठीक है। तो ये एक और होती है फोर्टिफिकेशन विच इज डन बिफोर द सीड इज प्रोड्यूस्ड। जब सीड प्रोड्यूस हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, तब जो करते हैं वो जो फोर्टिफिकेशन अभी हमने देखा, राइट, जो आयोडीन के साथ होता है। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जिंक, लास्ट इज जिंक। sources, beans and eggs, beans and eggs. Deficiency leads to diarrhea, DIA, DIARRHEA, HEA, डायरिया। ORS सुना है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब उसमें सॉल्ट होता है, पता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, राइट, और आयंस होते हैं, थोड़े विटामिन होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब बच्चों को खासकर डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, क्योंकि इंडिया में क्लीनलीनेस थोड़ा सा है इशू इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट एक्सक्रीशन, बट जो गंदी नलियां होती हैं एंड ऑल दैट, राइट। तो जो ओवरऑल सैनिटेशन होता है वो थोड़ा सा इशू है इंडिया में, राइट, कि इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिचुएशन जो है सो है। तो बच्चों को बहुत बीमारी हो जाती है, डायरिया, डिसेंट्री करके, तो उनका फ्लूइड बहुत निकलता है। जब डायरिया होता है तो फ्लूइड बहुत निकलता है बॉडी से, फ्लूइड निकलेगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं, राइट। तो दिक्कत क्या होती है, ऑब्वियसली वीकनेस वगैरह होगी, तो उनको फिर ORS सोल्यूशन दिया जाता है, ORS दिया जाता है ना। बड़े भी लेते हैं, एडल्ट्स भी ORS लेते हैं व्हेन यू हैव टू एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, खासकर धूप में ना, तो ORS लेना जरूरी हो जाता है। तो उसमें क्या चीज हो जाती है कि वहां पे जिंक का रोल है। कैसे? अब मैंने समझाया कि देखो कुछ बीमारी हुई, उससे डायरिया, मतलब कुछ इशू हुआ, उससे डायरिया हो गया, डायरिया होने से पानी निकल गया बॉडी से बहुत ज्यादा, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी निकल गए, न्यूट्रिएंट्स को ठीक करने के लिए ORS दे दिया, ठीक है। तो देखो डायरिया में you lose fluid and of course the nutrients.
एंड आयंस, राइट। अब इसको करने के लिए यू हैव ORS, राइट। और जब ये मोस्टली दोनों देखो ये रिप्लेनिश करने वाले, अब एक चीज होती है कि रिप्लेनिश, मतलब ये दोनों जो चीजें लॉस हुई हैं, जो लूज किया है आपने, उसको वापस देना है बॉडी को। लेकिन अगर आप इसका पॉज जो है अगर उसको नहीं हटाओगे तो क्या होगा, ये होता ही रहेगा, आप फिर से भरते रहो, आप फिर से भरते रहो, ये फिर होता रहेगा, फिर भरो फिर होता रहेगा, राइट। तो जिंक हेल्प्स हेयर। ऐसा नहीं है कि देखो कॉज को हेल्प नहीं कर रहा है, आपको उसको तो बैक्टीरिया को किल करना ही है, लेकिन जैसे ही आपने रिप्लेनिश कर दिया, आपको सिस्टम को स्टेबल करना है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करनी है ताकि बॉडी थोड़ा स्ट्रांग बने टू फाइट द बैक्टीरिया जिससे भी डायरिया हुआ है। तो यहां पे रिप्लेनिश तो ORS ने कर दिया, लेकिन जो जिंक होता है वो सिस्टम को एक्चुअली स्टेबलाइज करता है ताकि आप रिकवर कर पाओ। तो अगर जिंक नहीं रहता है तो जो रिकवरी है वो होती नहीं। लोग सोचते थे ORS तो दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल भी दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा जल्दी। तो जिंक फिर पता चला, एंड गवर्नमेंट भी ये करती है, जो बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन वगैरह होता है और जो टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों के डायरिया के लिए, उसमें जिंक भी होता है। समझ में आया? तो बस इतना लिख लेना कि zinc helps in stabilizing the system. Zinc helps in stabilizing the system so that there is no further fluid loss. Zinc helps in stabilizing the system so that there is no further fluid loss. ब्रैकेट में लिख लेना गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रोच। ये एक रीजन से भी डिस्कस किया है कि रिसेंटली जो ORS जिन्होंने इंडिया में बनाया था ना, डॉक्टर महालानबिस करके हैं, उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर आई थिंक। तो एक थोड़ा सा करंट अफेयर्स था तो इसलिए ORS पे थोड़ा डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, फोर्टिफिकेशन जहां लिखा है वहां अगर जगह हो तो एक चीज लिख लेना, नहीं तो अलग से लिख लो, ये एरो बना के फोर्टिफिकेशन के साथ। फूड एनरिचमेंट भी एक चीज होती है, फूड एनरिचमेंट। फूड फोर्टिफिकेशन जहां लिखा है या तो वहां जगह है तो लिख लो, एक ही लाइन लिखना है, फूड एनरिचमेंट इज अ थिंग। इसमें क्या लिखना है देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ adding micronutrients. It is the process of adding micronutrients back into a food, comma, that were lost during processing. Now let me explain. लिख लोगे तो ऊपर देख लेना। See, it's the practice, लिख लो अगर कुछ हो रहा है तो, it is the practice of adding micronutrients back to the food, comma, which were lost during processing. अभी देखो क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा है कि बहुत न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, राइट। अब उनको वापस अगर आप ऐड कर लो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, देन इट इज एनरिचमेंट, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को विच वर देयर। समझ में आ रहा है? कुछ विटामिन मान लो पहले से फूड में थे, ग्रेन में, वो करते करते प्रोसेस निकल गए, अब वही आपने वापस ऐड कर दिए कस्टमर को देने से पहले, देन इट बिकम्स एनरिचमेंट, ऑलराइट। बट फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, जो उसमें नहीं था वो ऐड किया जा रहा है, कुछ नया ऐड किया जा रहा है टू क्रिएट समथिंग न्यू, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ओके, ठीक है, ऑलराइट। नाउ विल कम टू दिस, ठीक है, सेल्फी, ठीक है। चलो मेक अ बिग हेडिंग, या तो ये नेक्स्ट टॉपिक ही है, वी आर डन विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स,
राइट, विटामिन मिनरल्स दोनों खत्म. वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग. धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे. अगर अच्छा, जनरली आप लोगों ने किया हुआ है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा लोग ने किया है क्या? ज्यादा लोग ने नहीं किया है गेस, है ना, बट कोई नहीं, हो तो ऑब्वियसली मैं डिस्कस करूंगा. आई जस्ट वांटेड टू गेट एन आइडिया. तो इसमें क्या है ना कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स. अब क्या है ना, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नए वर्ड्स हैं एंड बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी आएंगे. सो द पॉइंट इज, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, पहले पूरा खत्म होने दो, घर जाके एक बार पढ़ना, कल एक बार फिर से पूछ लेना, आई एम हेयर, है ना, ऑब्वियसली. तो इस टाइम पे कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं एंड दैट्स ओके, बट प्लीज़ लेट मी फिनिश फर्स्ट. सेकेंडली एक बार रिवाइज करके आना, तब डाउट रहेंगे ना, ऑब्वियसली तब पूछना, ऐसा नहीं है. बट अभी जब समझा रहा हूं तब समझ में ना, एक बार बोलना आई विल एक्सप्लेन अगेन. बट अभी क्या है, बहुत फैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा. जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके बीच में क्या डिफरेंस है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स, की मतलब प्लांट, एनिमल, फंगाई, ऐसे करके 5 चीजें, वो एक अलग डिस्क्रिप्शन है, राइट. उसके बाद अपना व्हाट एल्स, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना. यस, तो ये सब चीजें जो हैं कई लोग के लिए नहीं रहेंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट. बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन डरना नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उससे बढ़ते रहना है. घर जाओ, रिवाइज करो, दिक्कत आएगी कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ठीक है, क्लियर है कैसे अप्रोच करना है. तो ये अप्रोच, एक स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा चलेंगे. कंटेंट देखो हर कोई पढ़ता है, मैंने कल भी बताया था, कंटेंट हर कोई पढ़ता है, बट हाउ यू अप्रोच इट, हाउ यू आर एक्चुअली स्टडिंग, रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग, दैट मैटर्स इन एवरी एग्जाम. ठीक है, खासकर इन सच नेशनल लेवल एग्जाम, राइट. तो फर्स्ट विल राइट सेल, द डेफिनेशन ऑफ सेल, functional unit of life. It's the functional unit of life. It's the functional unit of life, right. लिख के ऊपर देखना, घर का फंक्शनल यूनिट क्या है फिर, एक घर का, अग्रीड, ब्रिक होता है. तो वैसे ही इसको समझना है, ठीक है. सो बिकॉज ये हाउस वाला एग्जांपल आई विल टेक इन अनदर 2-3 थिंग्स बाद में. तो ब्रिक हो गया, वैसे ही सेल होता है, राइट. इट्स द फंक्शनल, मतलब ये काम करता है, इट इज नॉट अनअलाइव, मरा हुआ नहीं है ये, एक फिजिकल चीज नहीं है विच इज नॉट ब्रीदिंग और लिविंग. अ सेल इज एक्चुअली अ लिविंग थिंग, उससे हम बने हुए हैं, राइट. ओके, इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, smallest to the largest organism it is present. Okay, smallest, it is present in the smallest till the largest organism. smallest क्या हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया, and largest is ding ding ding, tortoise, dolphin, human, हाँ ठीक है, blue whale. ऑलराइट, फंक्शन में लिखो, function, it performs all life processes, it performs all life processes, कुछ नहीं छोड़ता ये, ठीक है. stomach cell will do digestion, lungs cell will do respiration, right. so cell जो है obviously different parts में different function करेगा, लेकिन it will do everything. it is possible to do everything for a living being in a cell or by a cell. So it performs all processes of life like digestion, respiration and excretion. If you want to write, you can write digestion, respiration or excretion. Now make a heading, type of organisms based on number of cells, based on number of cells, type of organism based on number of सेल. कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमने देखा था, फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, मतलब एक सेल, तो वैसे यहां पे भी है विच इज यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर. फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर, विच मीन्स जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ही सेल सब कुछ कर रहा है,
राइट, देर इज नो स्पेशलाइजेशन. ह्यूमन बॉडी में स्टमक विल डू समथिंग एल्स, इंटेस्टाइन विल डू समथिंग एल्स, आईज विल डू समथिंग एल्स, ईयर्स विल डू समथिंग एल्स. समझ में आ रहा है? बट अगर मान लो आपकी बॉडी में एक ही ऑर्गन होता और वही ऑर्गन सब कुछ कर रहा है, राइट, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटे ऑर्गेनिजम्स में वो पॉसिबल है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, फंक्शन बढ़ता है, वो डिफरेंशिएट कराता है. सो वी हैव लॉट ऑफ ऑर्गन्स which have a special function, but there are some organisms which are so छोटू कि उसको इतना स्पेशलाइजेशन की जरूरत ही नहीं, राइट? ठीक है, सो दोज आर यूनिसेल्युलर. इमेज नहीं है, अरे इमेज नहीं है, ओके. एनीवे एग्जांपल्स आर, प्लीज राइट एग्जांपल्स. अमीबा, द वेल नोन एग्जांपल, अमीबा. Next is paramecium. Next is Euglena. Paramecium, Euglena and bacteria. These four are the unicellular organisms. Next is obviously multicellular. Multicellular organisms, ब्रीफ में ही लिखना है, consists of more than one cell. Consists of more than one cell. Next line. Hence cells specialize. Hence cells specialize for different functions. For different functions. लिख के ऊपर देखना, राइट. अब देखो अलग अलग अगर चीजें हैं, राइट, सो दे नीड टू टॉक टू ईच अदर, करेक्ट. दे नीड टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट. अब मेरा माइंड जो है दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट. इट विल टेल द हैंड टू पिक अप द फूड, माउथ टू ओपन, ठीक है, देन यू ईट इट, करेक्ट. सो एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड बाय the brain and the nervous system. So whenever there are multiple cells in the body, they need to coordinate, right? So they coordinate, likho, they coordinate to sustain the organism. They coordinate to sustain, SUSTAIN. They coordinate to sustain the organism. मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. तो सस्टेन मतलब करना, उसको कंटिन्यू रखना. सो दे कोऑर्डिनेट टू सस्टेन द ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल, सेल्स इन लंग्स, स्टमक, राइट. तो इनमें डिफरेंट सेल्स हैं. स्टमक में डिफरेंट टाइप का सेल है, लंग्स में डिफरेंट टाइप का सेल है, बट दे आर कोऑर्डिनेटिंग, राइट. ओके, अब एक चीज लिखो, सॉरी, हाँ, एग्जांपल्स लिखो उससे पहले. एग्जांपल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, राइट. अब एक ह्यूमंस में क्या होता है, व्हेन यू आर बॉर्न, राइट, सेल डिफरेंशिएशन होता है. मतलब सेल एक से स्टार्ट होता है, वो कट करके कॉपी करके अपने आप को बनते हैं, बहुत सारा कलेक्शन एक बनता है, राइट. लेकिन व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन मदर्स वूम, ठीक है, वूम में जब आप पैदा होने लगते हो, व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, तो कुछ सेल्स कुछ रोल के लिए बन जाते हैं, चले जाते हैं. कुछ सेल्स गो फॉर अदर रोल्स. तो जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है विच कैन डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्टेम सेल. नॉट द कलेक्शन एग्जैक्टली. रुको, लिखो मत. स्टेम सेल्स आगे डिस्कस करेंगे बायोटेक में, इसलिए मत लिखो अभी. तो स्टेम सेल्स में क्या होता है, दे कैन बिकम एनीथिंग, राइट. तो अब जब पैदा होते हो, इवन जब आप बड़े हो जाते हो, तो भी स्टेम सेल्स रहते हैं, बट दे आर इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी. लेकिन व्हेन यू आर बॉर्न एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप इन द मदर्स वूम, वहां पे यू आर बेसिकली एट वन टाइम जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टेम सेल्स, राइट. एंड जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, कुछ सेल्स बनते हैं लंग्स, कुछ बनते हैं स्टमक,
some are bones, some are muscles. समझ में आया ये फ्लो, राइट? सो ये स्पेशलाइजेशन होता है और ये मदर्स वूम में ही हो जाता है. दैट इज वाई यू हैव डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी. नहीं तो बच्चा एक सेल की तरह थोड़ी ना निकलता है, और जब बड़ा हो रहा है तो फिर उसका हाथ निकल रहा है, ठीक है, वो मदर्स वूम में ही हो गया है, राइट? और ये आप इफ यू वांट यू कैन गूगल सर्च और बेसिकली यूट्यूब सर्च द वीडियोस, उसमें सेल्स ऐसे दिखाते हैं, ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. कभी टाइम लगे तो देख लेना, क्यूरियोसिटी हो तो. ऑलराइट, व्हाट एल्स? सो मसल सेल्स आर लाइक दिस, ठीक है. दे विल हैव डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. स्केलेटल मतलब बाहर जो मसल रहती है. देन देयर इज स्मूथ मसल, राइट, which helps in contraction and all. एक होती है कार्डियक मसल which is special muscle, और स्पेशल मसल सेल which is only in the heart. वो और कहीं नहीं मिलेगा, राइट? सो ऐसे डिफरेंशिएट हो जाता है. देखो, इवन हम सोचेंगे कि मसल्स में एक ही सेल्स होंगे, एक ही टाइप के, बट नो, डिफरेंट मसल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. समझ में आ रहा है? तो इतना डिफरेंशिएट हो जाता है. और ये क्यों हो जाता है? बिकॉज यू नीड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि यूनिसेल्युलर में एक ही सेल सब फंक्शन कर रहा है. मल्टीसेल्युलर क्यों बने? बिकॉज ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता गया. आप खुद को ही देख लो, हमें ही नहीं पता चलता कि हमारे अंदर कितनी मसल्स हैं, राइट? कितने टाइप की मसल्स हैं. जैसे मैंने बताया था, नी जॉइंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है. तो वही नहीं समझ में आता है. और नी के स्पेशलिस्ट होते हैं. सोचो, इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट. नी सर्जन्स के मतलब सॉरी नी सर्जरी के स्पेशलिस्ट होते हैं. स्पाइन तो अलग ही चीज है, अलग स्पाइन में तो अलग ही लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? सो व्हेन एनीथिंग गेट्स कॉम्प्लेक्स, उसका फिर स्पेशलाइजेशन होता है. समझ में आ रहा है? अगर कोई किसी मेडिकल फील्ड वाले को जानता है, तो व्हेन दे डू एमबीबीएस देन दे स्पेशलाइज इनटू समथिंग. पहले एमबीबीएस में जनरल कोर्स होता है, राइट? उसके बाद देन दे स्टडी एंड देन दे स्पेशलाइज इनटू समथिंग. जैसे कोई अगर साइकोथेरेपी में जाना चाहता है तो दे विल स्टडी आउट और दे प्रैक्टिस मास्टर्स में साइकोलॉजी, जैसे साइकाइट्री. समझ में आ रहा है? तो एज यू वांट मोर स्पेशल फंक्शन, आपको ट्रेनिंग भी वैसी लेनी है, राइट? तो सेल वैसे ही अलग हो जाता है. और ये नर्व सेल है, नर्व सेल में डेंड्राइट होते हैं, इनका अलग फंक्शन होता है, ठीक है. यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, इनका अलग फंक्शन होता है. तो ये कनेक्ट जब एक दूसरे से हो रहा है तो वो एक तरीके से कनेक्ट होगा. मैसेज जब भेज रहा है तो नर्व सेल्स सेंड दी सिग्नल्स, राइट? तो वो सिग्नल भेजने का एक तरीका है. मसल सेल नहीं भेजेगा, ये भेजेगा इसको, और ये उस हिसाब से काम करेगा. बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं. ऐसा नहीं है कि ये मैसेज कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं कि इसका अलग स्पेशल फंक्शन है, इसका अलग स्पेशल फंक्शन है. समझ में आ रहा है? तो एज दी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व, दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, एंड तब आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए. समझ में आ रहा है? अदरवाइज यू विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अगर आपका आई सेल ईयर में चला गया तो यहां से दिखेगा कि यहां से एक म्यूटेशन निकल के यहां पे आई लगा होगा आपके, ठीक है. सो दैट इज द थिंग. ऑलराइट, चलो. देन एक चीज है कि अभी एक क्लासिफिकेशन हो गया, यूनी एंड मल्टी. एक क्लासिफिकेशन और है, जैसे ही सेड यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स. उसमें हम मेन फोकस जो करेंगे अपनी स्टडी के लिए, बिकॉज उतने डेप्थ में जाना है ही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए, बट वट एवर आई एम गोइंग टू टीच इट विल बी एप्लीकेबल टू एनी एग्जाम. तो उसमें क्या होगा कि मेन फोकस आप करना कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है, और सेल ऑर्गेनेलिस करके एक चीज होती है, बेसिकली ऑर्गन्स इन द सेल, हम उन पे फोकस ज्यादा करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सेल. क्योंकि अब देखो, इंसान जो है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ, वो होता है डीएनए में, क्रोमोसोम्स में. तो वैसे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इंसान यहाँ पे ऐसा दिखेगा, राइट? तो वहीं से नॉलेज आता है. तो एनीवेज विल फोकस ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गन्स ऑफ द सेल. उससे आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है. इसमें बहुत डायग्राम्स लगेंगे, ठीक है. ऑलराइट, सो यहां पे लाइक आई सेड विल टॉक अबाउट जेनेटिक मटेरियल एंड सेल ऑर्गेनेलिस. ध्यान रखना, ठीक है, पढ़ते हुए इस चीज को ध्यान रखना. ऑलराइट, मेक द फर्स्ट हेडिंग प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक्स या प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में एक्चुअली जो पीआरओ है ना,
दिस मीन्स पुराना, राइट। सो किसी भी चीज में अगर PRO जुड़ जाता है ना, तो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, दैट मीन्स द ओरिजिनल थिंग या ओल्डर थिंग, ठीक है, बड़ा भाई ऐसे टाइप्स जो पहले आया था, राइट। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक करके एक छोटा सा हेडिंग बनाओ इसमें, कैरेक्टरिस्टिक। ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ध्यान रखना, ऑलवेज। सो इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट इट इज करेक्ट in terms of the exam, that they are always unicellular. First thing. Second thing, they were the first organisms when life came on earth. They were the first organisms when life came on earth, या फिर life जब भी earth पे evolve हुई तो these were the first cells, right? सबसे पहले जो सेल थे लाइफ के, दीज वर द सेल्स, प्रोकायरोटिक, एंड दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, हमेशा, ठीक है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है, दे लैक, इनमें है नहीं, दे लैक LACK मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मैं एक्सप्लेन करूंगा। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सेल ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब ये है कि इन सेल्स में ऐसा नहीं है कि ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन बेसिकली समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऑर्गेनेली इज बेसिकली एन ऑर्गन ऑफ अ सेल, ऑलराइट। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गन ही नहीं है, लेकिन वो सिंपल सेल है, वो यूनिसेल्युलर है, वो पहले जो सेल आए थे वो थे, तो उनमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। हमारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम यूनिसेल्युलर होते या हम पहले वाले होते तो हमारे ऑर्गन्स एक जैसे ही होते, या एक ही ऑर्गन होता उसमें सब कुछ हो रहा होता, राइट। इनमें यही है कि मेम्ब्रेन, मतलब जैसे ये राइबोसोम करके एक चीज होती है, विल स्टडी दिस। तो ये राइबोसोम अगर है तो इसके यहां पे यूकारियोटिक में प्रॉपर एक बाउंड्री होगी, राइट। राइबोसोम यहां पे होगी, ऐसा नहीं है, बट हल्की फुल्की सी होगी, और बाकी जो ऑर्गन्स हैं अंदर वो एक तरीके से एक लिक्विड में पड़े हुए हैं। जैसे हमारा पेट मान लो, स्टमक गोस टू इंटेस्टाइन एंड देन अनदर इंटेस्टाइन, ऐसी चीजें, पैंक्रियाज, पीछे अपना वो नहीं, पीछे शायद पैंक्रियाज है, साइड में लिवर है, राइट, फिर किडनी। तो ऐसे जो अलग अलग चीजें हैं ये एक ही होती, और इनके बीच में बाउंड्री नहीं होती। जैसे बाउंड्री है ना, वैसे इनमें बाउंड्री नहीं होती, ये समझो। तो इसके न्यूक्लियस में देयर इज नो बाउंड्री। इसके ऑर्गेनेलीज जो हैं एक ही है मेजर जो अलग से दिखेगा, अदरवाइज अलग से दिखते ही नहीं है। जब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे ना, विल सी, अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं, वेस्ट का अलग होता है, प्रोटेक्शन का अलग होता है, ठीक है, कचरे का अलग होता है, बेसिकली वैसे बोल रहा हूं। अब यहां पे जो न्यूक्लियस है ये एक स्पेसिफिक एक मेम्ब्रेन में होता है। यहां पे क्या होगा, ये ऐसे गुचुड़ मुचुड़ होके पड़ा हुआ है बस कहीं पे, ये दिख रहा है, ये यहां पे देर इज नो प्रॉपर बाउंड्री। क्लास का बाउंड्री है, यही अगर हम गार्डन में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इज देयर अ बाउंड्री। पार्क में अगर हम पढ़ रहे हैं तो देर इज नो बाउंड्री, राइट, बट यू आर देयर, यू आर स्टडिंग, आई एम देयर, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, आई होप यू आर लर्निंग, ठीक है। पॉइंट क्या हो रहा है, देर इज अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, बार बार ये चीज बता रहा हूं। मेम्ब्रेन यहां पे रहेगा, नहीं रहेगा यहां पे, लेकिन ये देखो, ये जो है ना, तो ये कैसे पड़ा रहेगा, मन में डाउट आएगा, राइट। तो ये क्या रहता है कि ये अपने आप एक कलेक्शन में बन जाता है, और ये पूरा सर्कल में ना ऐसे 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 करके ये बंद रहता है पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं से, ये होगा ही नहीं अब। ये पूरा बिगाड़ दिया यार इसने, छोड़ो, एनीवेज। तो यहां पे
जो न्यूक्लियस है इट इज कनेक्टेड, पूरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे घूम फिर के ऐसे जुड़ जाएगा एंडिंग पॉइंट से। तो यहां पे वो अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे लूप में रख लेता है ताकि उसको कोई और आके ना छेड़े, क्योंकि डीएनए अगर करप्ट हो गया तो फिर ऑर्गेनिज्म अच्छे से आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो रेप्लिकेट होगा ही नहीं, और अगर रेप्लिकेट हो भी गया तो उसका जो डीएनए वो तो करप्ट हो गया, तो जो उसका बच्चा होगा वो करप्ट हो जाएगा, राइट। तो डीएनए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और यहां पे इसलिए ऐसे पड़ा रहता है। जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता गया ये सेल बने और इन्होंने अपने न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखा, उसके लिए अलग से मेम्ब्रेन दिया, गॉट इट, ठीक है, लिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, they have a basic structure, they have a basic structure which has cell wall, they have a basic structure which has a cell wall, comma cytoplasm, cytoplasm, ठीक है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे यार प्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, okay, and they lack a well defined nucleus, they lack a well defined nucleus, well defined nucleus। अब नेक्स्ट एक इसमें छोटा सा हेडिंग डालना, ऑर्गेनेलीज, इसी में प्रोकार्योटिक में ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, ऑर्गेनेलीज में लिखना है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, मतलब राइबोसोम के अलावा देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एक्सेप्ट राइबोसोम्स देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एक्सेप्ट राइबोसोम्स देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब बाकी सब ऑर्गेनेलीज जो भी हैं वो सब एक साथ आपको लिक्विड में मिलेंगी, दे डोंट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री, जैसे हमारे ऑर्गन्स का डिफाइंड बाउंड्री है वहां पे नहीं है, एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट, गुड, एग्जांपल्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया कॉमा ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट्स इट, दो एग्जांपल्स हैं, बाकी सब यूकारोट में आएंगे, ठीक है। अब एक चीज है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, हाँ, दे गो थ्रू बाइनरी फिजन, मतलब ए सेक्सुअल है, सिंपल सा क्या होता है, सेल है अपने आप ही इट गेट्स कट ऑफ इन टू थिंग्स, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल रिप्रोडक्शन, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं। तो इसका लिख लो कि देयर रिप्रोडक्शन इज थ्रू बाइनरी फिजन, देयर रिप्रोडक्शन इज थ्रू बाइनरी फिजन, एंड ब्रीफली ये डायग्राम बना लेना, देयर रिप्रोडक्शन इज थ्रू बाइनरी फिजन, ब्रैकेट asexual reproduction, ब्रैकेट asexual reproduction, प्लीज मेक द डायग्राम, दिख रहा है सबको डायग्राम, कोई इश्यू तो नहीं है।
नहीं, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, बट मैंने चेक किया है मल्टीपल सोर्सेज से, इन प्रोकायरोटिक एक्सेप्ट द राइबोसोम नहीं है। ये है कई जगह कंफ्यूजन, बट मैंने चेक किया है तो इट्स दिस वे ओनली। देख लूंगा मैं एनसीईआरटी में किस में लिखा हुआ, 7th में, 12th में, क्या, सॉरी, नहीं नहीं, आई सी दैट, बट आई हैव चेक्ड इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये है लाइक राइबोसोम को रहता है, बाकी नहीं है, ठीक है, बट राइबोसोम को है, आई विल चेक, अब बोल रहे हो तो आई विल चेक, बट ये मैंने 2-3 सोर्स से उठाया था, इट इज लाइक दिस ओनली, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, बट लेट मी चेक, ठीक है, 12th में, ठीक है, 9th में भी है, ओके, आई विल चेक, नो इश्यूज। बना लिया, वेरी वेरी सिंपल डायग्राम, कुछ नहीं, चलें आगे। नेक्स्ट इज, इसका ही पार्ट है प्लाज्मिड करके, PLASMID, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, they are naturally present in bacteria, they are naturally present in bacteria and in some eukaryotic organisms, yes, cells, they are naturally present in bacteria and some eukaryotic cells, okay, ये क्यों बोल रहा हूं, because bacteria is a prokaryotic, all right. Plasmid has DNA molecule, plasmid has DNA molecule, plasmid has DNA molecule, but it is not the chromosome DNA. I'll explain. Plasmid has the DNA molecule, but it is not the chromosomal DNA. इसमें क्या होता है, मतलब एक चीज ये बतानी है कि फर्स्ट थिंग, इट हैज इट्स ओन डीएनए, एक डीएनए स्टोरेज है इसमें, राइट। इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया को अटैक करता है कोई वायरस या कुछ और, राइट, उसने आके अटैक किया बैक्टीरिया पे, अब बैक्टीरिया ट्राइज टू फाइट इट, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू लिव, चाहे आपको कुछ बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, बट उसके लिए वो सिर्फ जीना चाहता है, इट इज नॉट नोइंग दिस कि इट इज इन्फेक्टिंग यू एंड इट इज बैड फॉर यू। समझ में आ रहा है पॉइंट, वायरस बैक्टीरिया जो भी है ये आपको इन्फेक्ट तो कर रहा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बट आप उसके एंगल से सोचो तो इट जस्ट वांट्स टू लिव, इट आल्सो वांट्स टू रिप्रोड्यूस, जस्ट लाइक ह्यूमंस वांट टू रिप्रोड्यूस, करेक्ट। तो जब ऐसे इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया कुछ डीएनए पार्ट लेके उसका जो भी अटैक कर रहा है अपने एक स्टोर में रख लेता है, एंड दैट इज यूज्ड टू बिकम बेटर। मतलब जैसे रेजिस्टेंस एक चीज होती है, राइट, और एक और होता है, जैसे हम लोग मान लो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन देते हैं, राइट, बट बैक्टीरिया इज स्मार्ट बिकॉज इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट म्यूटेट्स या फिर इट अडेप्ट्स, वो अडेप्ट जिससे हो रहा है वो पार्ट है प्लाज्मिड, राइट, बिकॉज इट स्टोर्स द डीएनए या इट स्टोर्स द केमिकल स्ट्रक्चर, और जब नेक्स्ट टाइम वही चीज इसको दोबारा अटैक करती है ये अपने आप को बचा लेता है। जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होता है वैसे ही इसका भी इम्यूनिटी है, एंड इसीलिए बैक्टीरिया जो है एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस के खिलाफ अडेप्ट करता जा रहा है, एंड इट इज बिकमिंग रेजिस्टेंट टू मेडिसिन्स। फिर से बताऊं, सो देयर इज समथिंग इन बैक्टीरिया विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द अटैकर, जस्ट बहुत सिंपली वे में बता रहा हूं। तो अटैकर का इंफॉर्मेशन रख लिया कहीं पे स्टोर करके कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आया तो मैं उसको पहले ही खत्म कर दूंगा। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब अटैकर आया तो ऑब्वियसली कुछ तो नुकसान करके ही जाएगा, राइट। जैसे हम भी यही करते हैं कि जैसे घर में अगर कहीं मान लो कहीं आसपास मोहल्ले में चोरी हो रही है तो हम सीसीटीवी लगवा लेते हैं, राइट, या फिर अपने घर में और लॉक्स लगवा लेते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है दैट यू कैन बी अटैक्ड इन सम वे, यू क्रिएट प्रिकॉशन फॉर दैट, वैसे ही यही वही करता है और यहीं पे आके स्टोर होता है वो।
समझ में आ रहा है? तो द पार्ट वेयर इट इज स्टोर्ड इट इज प्लास्मिड, वहां पे डीएनए स्टोर किया जाता है ताकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बने एंड सर्वाइव करे। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, चलो नेक्स्ट विल कम टू दीज सेल्स यूकैरियोटिक। कितना 10:40-45 को स्टार्ट किया था ना ब्रेक के बाद? ठीक है, तो यूकैरियोट लिखो, यूकैरियोटिक्स लिख लिया, हेडिंग लिख लिया। फर्स्ट थिंग यू नीड टू राइट इज ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of eukaryotes. First is unicellular or multicellular. Unicellular or multicellular. Okay? जो पहले था वो सिर्फ यूनी था. This is both. The first thing is this. Second, they have specialized features. They have specialized features and they came after the prokaryotic cells. जो यूकैरियोटिक सेल है, इसको थर्ड पॉइंट भी बना सकते हो, they came after prokaryotic. ओके, तो कोई भी सेल यूकैरियोट कब बनेगा? व्हेन इट हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसलिए मैंने बोला था हम जेनेटिक मटेरियल कहाँ है उस पर भी ध्यान देंगे, उसी से डिफरेंस क्रिएट होता है। सो इफ देर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, तभी उसको आप क्या बोलोगे? राइट? सो दिस इज द पॉइंट, प्लीज राइट। यूकैरियोटिक must have membrane bound nucleus. ठीक है, इसीलिए चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, उसमें अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो वो बन जाता है यूकैरियोटिक। क्लियर है? ये मेन इसका बेस है, फाउंडेशन है क्राइटेरिया का। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, they have a lot of compartments. They have a lot of compartments. 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 इसका मतलब क्या है? स्पेशलाइज चीजें हैं, राइट? जैसे किडनी, एवरीथिंग जो भी हमारा बोन मसल अलग, सब कुछ अलग है, तो वैसे ही इनमें भी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। न्यूक्लियस यहाँ आपको मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अलग कहीं मिलेगा, ठीक है, ईआर अलग कहीं मिलेगा, राइबोसोम आपको कहीं अलग मिलेंगे, ठीक है। तो देयर आर थिंग्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, स्पेशली द न्यूक्लियस, स्पेशली द जेनेटिक मटीरियल, राइट? ओके, नेक्स्ट लिखो, जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए। Genetic material that is DNA is organized in the form of chromosomes. Right? These chromosomes are visible. When the cell is dividing. These chromosomes are visible when cell is dividing. समझ में आ रहा है? कोई डाउट है अभी तक? स्पीड ठीक है? श्योर एवरीबडी? कुछ इश्यू तो नहीं है? बोलो बोलो हाँ या ना। ब्रेक मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? गुड, कुछ कुछ आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर बाउंस हो रहा है तो बताना मेरे को, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर वे और समथिंग, या कुछ एग्जांपल ले लेंगे। ऑलराइट, एग्जांपल, हाँ इसका एक है कैन हैव सेल वॉल। कैन हैव सेल वॉल, विल स्टडी दिस आगे। कैन हैव सेल वॉल्स। नेक्स्ट लाइन एक लास्ट, ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक्स। वैसे मल्टी सेल्यूलर तो यूकैरियोटिक ही होते हैं,
but still just for the sake of writing. Examples are amoeba, fungus, amoeba, fungus, plants and animals. एक just line और last. They reproduce asexually through mitosis, and they reproduce asexually through mitosis and sexually through meiosis. इतनी देर में डिक्टेट ही कर देता मियोसिस. ओके, एक लाइन जस्ट इसके लिए, ठीक है. अब व्हाट एल्स, काम करते हैं फिर. विल जस्ट टेक ब्रेक एट 12:30, ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा रह गया. एनीवेज, एक चीज है कि लिख लो इसको. ऑल सेल्स whether prokaryotic or eukaryotic, all cells whether prokaryotic or eukaryotic have four features. First is genetic material, have four features. First is genetic, that is DNA, genetic material, that is DNA. Second is plasma membrane. Third is cytoplasm. यहाँ पे cytoplasm. यूकैरियोटिक में बना नहीं हुआ है बट होता है cytoplasm. Next, ribosomes. Fourth is ribosomes. So DNA, plasma membrane, ठीक है, cytoplasm and ribosomes. अब ठीक है, we'll take a break of half an hour अभी के लिए. इसके बाद थोड़ा सा है सेल रिलेटेड ही है, बिकॉज अपना कुछ एक टाइम लिमिट है, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑल्सो. तो फिलहाल यही शेड्यूल चलेगा फॉर द कमिंग डेज, राइट. यू विल गेट इनफ ब्रेक्स, ठीक है. तो आज के लिए हाफ एन आवर ही रखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा कम करना पड़ेगा. सेकंड ब्रेक ओनली, फर्स्ट वन विल बी हाफ एन आवर ओनली. इसके बाद 1 आवर का ही स्टडी रखेंगे, 1 या 1.5 मैक्सिमम. उसमें ऑब्वियसली विल डिस्कस सम क्वेश्चंस अगर टॉपिक खत्म होता है तो, राइट. सो और ज्यादा नहीं बचा है आज के लिए, बट अगेन प्लीज बी केयरफुल कि ये थोड़ा सा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, ओके. ब्रेक. आज 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स में विल रिकन्वीन